प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। बच्चों, मैं विकास सर आप लोग के सामने एक नई वीडियो को लेकर आ गया हूं। जैसा कि बच्चों ने कमेंट के माध्यम से हमें बताया था कि सर आप 12th का भी केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, तो बच्चों हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के हम फिर से एक नई वीडियो में आ गए हैं। 12th का फिजिकल का पहला लेसन है वो है ठोस अवस्था। तो इस सॉलिड स्टेट से जो ठोस अवस्था लेसन है, इस लेसन से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर के हम हाजिर हैं एक इस वीडियो में। तो जो उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। बच्चों, जितने लोग इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितना आप लोग बच्चों लाइक और शेयर करते हैं उतना हम लोग का हौसला और बढ़ता है और हम लोग नए नए वीडियो को और अच्छे तरीके से लेकर के आते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के वीडियो का। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, इस लेसन से जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ये किस प्रकार का ठोस है, किस प्रकार का ठोस है। बच्चों, ये क्वेश्चन है कि जो पोटेशियम सल्फेट है ये किस प्रकार का ठोस है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा जवाब है कि पोटेशियम सल्फेट ये एक आयनिक यौगिक होता है। जब पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक यौगिक है तो जब वो क्रिस्टल बनाएगा तो उसके क्रिस्टल को हम आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं, मतलब आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक ठोस है। क्योंकि पोटेशियम सल्फेट जो है ये एक आयन होता है। जब पोटेशियम सल्फेट को आप ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा 2K प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है, क्योंकि ये आयन में होता है, इसीलिए ये क्या है, एक आयनिक ठोस है। बच्चों, अब आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। बच्चों, ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आया हुआ है, ऑप्शनल है। यहाँ मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट इसका आपको आंसर बता रहा हूँ कि ये क्या है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये दीर्घ परास का होता है, दीर्घ परास ठोस है, दीर्घ परास का ठोस है। दीर्घ परास के इसका कहने का मतलब है कि एक तो क्रिस्टली है। क्रिस्टली हम उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं कि जिसके अणु एक निश्चित व्यवस्था में हो, जिनका एक निश्चित क्रम हो, एक निश्चित व्यवस्था में हो, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस अगर है तो आप चाहे जितना बड़ा ठोस ले लीजिए, उसके सारे अणु एक निश्चित व्यवस्था में होंगे और निश्चित एक क्रम में होंगे, इसीलिए इसको दीर्घ परास बोला जाता है। दीर्घ परास मतलब लंबे समय तक ये काफ़ी बड़े में संख्या में भी एकदम निश्चित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और एक निश्चित क्रम में होते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि छोटे टाइम के लिए होते हैं फिर उसके बाद दूसरा कोई बदल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरे के पूरे एक जैसे ही होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं दीर्घ परास ठोस। आयन की जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसको हम दीर्घ परास ठोस भी कह सकते हैं, और लघु दीर्घ बोलते हैं या अदीर्घ बोलते हैं, वो होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम इंग्लिश में अमार्फस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल में A बराबर B बराबर C है तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ठोस क्रिस्टल कैसा होगा। ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल
कैसा होगा, क्रिस्टल कैसा होगा। बच्चों आपके जानकारी के लिए एक बात हम बता दें कि ये जो ए बी या सी दिया हुआ है, हम सभी जानते हैं कि जो क्रिस्टल होता है, किसी भी ठोस का जो क्रिस्टल होता है वो एक घनी संरचना में होता है, क्यूब रूप में होता है। क्यूब का मतलब वो इस तरह के क्यूब बनाएगा। इस तरीके का एक क्यूब बनाएगा, कोई भी क्रिस्टल क्यूब के रूप में होगा, और इस क्यूब का जो कॉर्नर एटम होगा, क्यूब का जो कॉर्नर होगा, क्यूब का कॉर्नर, वहाँ एटम होते हैं, क्यूब के कॉर्नर पर एटम होते हैं। तो जब क्यूब के कॉर्नर के पर एटम होते हैं तो उसी कह रहा है, तो क्यूब की में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो इसी को माना है कि ए, इसको बी और इसको सी, कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ABC से दिखाया है कि तीनों बराबर हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते भी हैं कि क्यूब है तो किसी भी क्यूब, या हिंदी में इसको हम घन कहते हैं, तो घन में के जो तीनों भुजाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों बराबर होते हैं। उसी को दिया है कि ABC तीनों बराबर हैं। और जो एंगल होता है वो बच्चों, एक ये एंगल, ये अल्फा, ये एंगल, ये बीटा, और एक ये एंगल, इन दोनों भुजाओं के बीच, इसको गामा लिखा जाता है। तो अल्फा, बीटा, गामा ये हैं, तीनों एंगल तो हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये तीनों 90 अंश के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? तो जिसमें ABC बराबर हो, अल्फा, बीटा, गामा भी बराबर हो, लेकिन वो उनका मान 90 अंश के बराबर ना हो, तो ऐसे हो क्रिस्टल को हम रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। रोम्बोहेड्रल, अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें ये भी 90 अंश भी बराबर होता है, मतलब अल्फा, बीटा और गामा 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम सीधा क्यूब बोल देते हैं, उसको हम क्यूब बोल देते हैं। लेकिन जिसमें ये बराबर नहीं होते हैं उसको हम रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा रोम्बोहेड्रल होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक, पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। तो पहले हम एन टाइप अर्धचालक को देख लेते हैं। एन टाइप अर्धचालक को देख लेते हैं कि एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। बच्चों एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती कैसे है? तो इसमें जब जो भी अर्धचालक होता है, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, तो ये सब अर्धचालक होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये दोनों अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन में जब किसी दूसरे पदार्थ को मिला दिया जाता है, सिलिकॉन में किसी दूसरे पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसे हम डोपिंग बोल देते हैं, उसे हम डोपिंग कहते हैं। तो जब इसमें किसी ऐसे परमाणु को मिलाया जाए, किसी ऐसे परमाणु को मिलाया जाए जो कि जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जो कि पेंटावेलेंट हो, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रखता हो और 5 बंध भी बनाता हो, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि फास्फोरस। तो बच्चों अगर हम एन टाइप, जैसे अगर एन टाइप में सिलिकॉन है, सिलिकॉन है,
जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिलिकॉन 4 बंध बना करके रहता है, सिलिकॉन 4 बंध बना करके रहता है, तो उसमें हम किसी दूसरे एटम को मिला रहे हैं। किसी दूसरे एटम को जब मिलाएंगे तो यहाँ से सिलिकॉन गायब होगा और यहाँ मान लीजिए फास्फोरस आ गया, तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 बंध बनाने में खर्च कर दिए, लेकिन अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। इसी तरह अगर एक फास्फोरस और भी हो तो यहाँ भी इसके पास भी बचेगा। तो इस प्रकार क्रिस्टल में जब हम किसी दूसरे एटम को मिलाते हैं, ऐसे परमाणु जो 5 बंध बनाते हो जैसे कि फास्फोरस, तो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो इसे ही हम बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो किसी शुद्ध अर्धचालक में किसी फास्फोरस या ऐसे पदार्थों को मिलाया जाए जो कि 5 बंध बनाते हों, तो उन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पी टाइप में। तो पी टाइप में क्या होता है कि जब दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है तो ऐसे पदार्थ को मिलाया जाता है जो 3 बंध बनाते हों, जो 3 बंध बनाते हों। जैसे कि 3 बंध बनाने वाले में हम आर्सेनिक को ले लेते हैं। आर्सेनिक क्या होता है कि ये बच्चों खुद भी एक अर्धचालक होता है, लेकिन इसकी डोपिंग भी कराई जा सकती है, क्योंकि ये 3 में भी काफ़ी स्टेबल होता है। तो 3 में होने के कारण जब ये 3 बंध बनाता है तो 3 हो जाएगा, और एक जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा। इसी तरह यहाँ भी रहेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, तो इनके बीच एक होल्स डेवलप हो जाता है। इनके बीच एक होल्स मतलब धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों के पास दौड़ता रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों के पास दौड़ता रहता है। ठीक है बच्चों, तो यही जब एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों के पास दौड़ेगा, और तब हमेशा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ खाली स्थान हो जाएगा। तो हमेशा एक खाली स्थान बचा रहता है, अर्थात एक धन आवेश बचा रहता है। इसे ही तो जिस ऐसा अर्धचालक जिसमें धन आवेशों की अधिकता हो उसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी खाली स्थानों को हम बोल देते हैं, लेकिन हम जब भी कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे या कोई अच्छी चीज़ें जानेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि इसको हम कोटर के नाम से जानते हैं। कोटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको हम कोटर कहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से धन आवेश नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कोटर बोलते हैं। कोटर का मतलब होता है खाली स्थान। ठीक है बच्चों, तो पी टाइप अर्धचालक समझ में आया कि पी टाइप क्या है। तो जब 5 बंध बनाने वाले परमाणुओं की डोपिंग की जाती है शुद्ध अर्धचालक में, 5 बंध बनाने वाले पदार्थों को या तत्वों को मिलाया जाता है शुद्ध अर्धचालक में, तो वहाँ से बनता है एन टाइप बनता है। और जब 3 बंध बनाने वाले को मिलाया जाता है तो यहाँ से बनता है पी टाइप अर्धचालक बनता है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रैंकल दोष या शाटकी दोष क्या होते हैं। फ्रैंकल दोष या शाटकी दोष क्या होते हैं। फ्रैंकल दोष क्या होता है बच्चों कि फ्रैंकल होता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि फ्रैंकल दोष में जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का परमाणु अपने निश्चित स्थान पे न होकर के क्रिस्टल के अंदर ही किसी दूसरे स्थान पे होगा। क्रिस्टल का कोई परमाणु अपने निश्चित स्थान पे न होकर के किसी दूसरे स्थान पर होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं, तो
हम एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें हम परमाणुओं को दिखाएंगे। जैसे हम NaCl ही ले लेते हैं, Na है, Cl है, फिर Na है, फिर Cl होता है, फिर यहाँ Cl, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। बच्चों ये एक परफेक्ट क्रिस्टल हो गया है, क्योंकि इसमें सभी परमाणु या आयन जहां होने चाहिए वहीं पर स्थित है। तो ये एक परफेक्ट है, ये भी सही है, अभी इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई फ्रैंकल दोष आएगा, तो फ्रैंकल दोष में क्या होगा कि एक परमाणु जिसको होना चाहिए यहाँ, तो वो यहाँ ना होकर के कहीं दूसरे जगह पर चला जाता है, यहाँ चला आएगा। तो इसी का परमाणु क्रिस्टल का ही है, अपने निश्चित स्थान में न होकर के क्रिस्टल के अंदर ही किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष कहते हैं। बच्चों इसकी एक खास बात यह है इस दोष की कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इसमें से परमाणु बस अपने स्थान पर नहीं होते हैं, क्रिस्टल के अंदर ही किसी दूसरे स्थान पर होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में ही है। इसलिए इस क्रिस्टल में इस दोष के कारण जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम नहीं होता है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम नहीं होता है, तो वो जो है फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा दोष है, ये दूसरा दोष भी देख लेते हैं। दूसरा है साटकी दोष में क्या होगा बच्चों कि साटकी दोष में नाम से ही पता चल रहा है शॉटकी है, तो शॉटकी एक साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन याद करने का तरीका है कि शॉर्ट मतलब हो जाता है गायब हो जाना। तो शॉटकी दोष में क्या होगा कि इसमें क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु हैं वो अपने स्थान से ही नहीं बल्कि पूरे क्रिस्टल से ही गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल में ही नहीं होते। मतलब क्रिस्टल में जहां उनको होना चाहिए वहां ही ना होकर के पूरे क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, जिसलिए वहां पे खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है। खाली स्थान, यहाँ सोडियम था, होना चाहिए यहाँ पर सोडियम, लेकिन यहाँ सोडियम ना होकर के यहाँ से गायब हो जाता है, तो यहाँ खाली स्थान हो जाता है। तो इसे बोलते हैं शॉटकी दोष। इसकी खास बात यह है बच्चों कि अगर धन वाला गायब हुआ है तो पूरे क्रिस्टल में कहीं ना कहीं से, पूरे क्रिस्टल में किसी न किसी स्थान से एक माइनस वाला भी गायब होगा, ताकि क्रिस्टल उदासीन बना रहे। क्रिस्टल को उदासीन बने रहने के लिए प्लस वाले के साथ साथ माइनस वाला भी गायब होना है। अगर एक प्लस गायब हुआ है तो माइनस गायब होगा, और अगर माइनस गायब हुआ है तो प्लस वाला गायब होगा। मतलब प्लस और माइनस दोनों साथ साथ गायब होंगे, केवल एक गायब नहीं होता है। तो चूँकि एटम पूरे क्रिस्टल से ही गायब हो गए हैं, तो इस दोष के कारण जो क्रिस्टल का घनत्व होता है उसके घनत्व में कमी आ जाती है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ से परमाणु ही शॉर्ट हो गए हैं। तो याद करने का भी तरीका ये है कि शॉटकी में जो आयन या अणु हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, पूरे क्रिस्टल में कहीं नहीं होते बल्कि गायब ही हो जाते हैं। और एक गायब होगा तो उसका अपोजिट चार्ज वाला है वो भी गायब होगा। मतलब एक प्लस वाला गायब हुआ तो प्लस वाले के साथ साथ माइनस वाला भी गायब होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एक CCP जालक है बच्चों, CCP जालक है जो कि बिल्कुल FCC की तरह ही होता है। CCP जालक है, CCP जालक है। CCP मतलब लगभग बराबर किसके होता है, FCC के ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और FCC का मतलब होता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये लगभग दोनों बराबर ही होते हैं। तो क्वेश्चन से ये पूछा है कि जो चांदी होता है सिल्वर FCC में क्रिस्टलित हो रहा है, सिल्वर FCC में क्रिस्टलित हो रहा है, मतलब सिल्वर का जो क्रिस्टल है वो FCC टाइप का होता है। तो हमसे पूछा है, तो फिर और जब
सिल्वर ने एफसीसी बना लिया है, इसका क्रिस्टल एफसीसी में है, तो इसके कोर की लंबाई हमको दिया हुआ है कि कोर की लंबाई मतलब ए को बोलते हैं कोर की लंबाई, उसकी एज मतलब उसकी लंबाई। तो कोर की लंबाई दिया हुआ हमको 408.6 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका घनत्व कितना होगा, चांदी का घनत्व डी कितना होगा, चांदी का घनत्व डी कितना होगा। तो बच्चों देखो सिल्वर है और सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है, सिल्वर का Ag का अणु भार ये होता है 107.9 होता है, 107.9 होता है। इसका घनत्व हमसे पूछ रहा है, ए हमको दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर, मतलब 408.6 गुणे 10⁻⁻12 मीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं। इसके बाद एफसीसी दिया हुआ है कि ये किस रूप में है, एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए तो जेड कितना होगा, इसके जेड की संख्या होती है एफसीसी में 4। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ हमको दी हुई है। और अवोगाद्रो नियम, अवोगाद्रो जो कांस्टेंट होता है उसको हम जानते हैं कि 6.02 × 10⁻23 होता है। तो अब इतना हमको दिया हुआ है और हमको इस मामले में अब हमको डी निकालना है। इतना देने के बाद हमसे डी पूछ रहा है, जब इतना देने के बाद हमसे डी पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे डी को, इसको मतलब चांदी के घनत्व को। तो इसको निकालने के लिए जो घनत्व होता है, घनत्व का फार्मूला लगाएंगे। तो घनत्व का फार्मूला होता है कि डी मतलब घनत्व बराबर होता है जालक में परमाणुओं की संख्या। तो एफसीसी है, एफसीसी के लिए जेड लिखेंगे, परमाणु संख्या को जेड लिखते हैं, इनटू जिस चीज़ का जालक है उसका अणुभार कितना है, फिर बटे अवोगाद्रो नंबर इनटू 1/a का क्यूब। ए मतलब एज लेंथ होता है, एज लेंथ से मतलब होता है उसके कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई का घन होता है बच्चों। तो जब इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि डी बराबर जेड की वैल्यू कितनी है 4 है, रख दीजिए, इनटू यम की वैल्यू कितनी है, यम की वैल्यू 107 है 0.9 अपॉन एन की वैल्यू 6.02 × 10⁻23 है, इंटू 1/a का क्यूब। ए कितना होगा, पिकोमीटर में हमें नहीं रखना है, हमें मीटर में रखना होता है या सेंटीमीटर में रखना होता है। तो हम सेंटीमीटर में अगर इसको रखना चाहेंगे तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में ही ज़्यादा आप लोग को जो आंसर होता है वो सेंटीमीटर में लिया जाता है, क्योंकि क्यूब बहुत ही छोटे होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इसको सेंटीमीटर में ज़्यादातर नापा जाता है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में नापेंगे तो सेंटीमीटर में ये आएगा 408.6 गुणे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो आप इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रखेंगे हम लोग। ए की लंबाई जब सेंटीमीटर में रखेंगे तो आएगा 408.6 × 10⁻⁻10 इसका घन। ठीक है बच्चों, ये हो गया, सभी की वैल्यू हो गई। तो जो डी बराबर मिलेगा, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा, सॉल्व करने के बाद हमको जो इसका आंसर मिलता है वो मिलता है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलता है बच्चों। ये इसका आंसर आता है। कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से वीडियो भी बड़ा हो सकता है, तो कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप लोग अपने रफ कॉपी पे या कहीं भी आप लोग खुद कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद हम आंसर आपको बता दे रहे हैं कि कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, घनत्व आएगा, वो आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। बच्चों ये था इस लेसन से आए हुए क्वेश्चंस। इस लेसन से कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो जितने लोग इस चैनल पे अभी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। और एक बात है कि कुछ लोग होते हैं जो देखते तो वीडियो हैं लेकिन हमारे उसको वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, लाइक भी नहीं किए हुए हैं, तो ऐसा काम मत करिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बोल सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसका पूरा समाधान किया जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।